जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज सिर्फ दो मौज़ूआत हैं, लेकिन दोनों मौज़ूआत बड़े ही तगड़े हैं और मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने इन मौज़ूआत को समझ लिया तो आपको इंडिया और पाकिस्तान का जो मौजूदा कशमकश है, जो लड़ाई है, उसकी समझ आ जाएगी। आज इंडियन आर्मी चीफ रो पड़ा है और उसने बाकायदा चीख चीख के बहुत सारे एतराफ़ात कर लिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। आखिर इंडियन आर्मी चीफ ने क्या ऐसा कह दिया कि जिसकी वजह से पूरी कौम डिमोरलाइज हो गई है? पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीलाग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर सियासतदान और जो हुकूमती सियासतदान यानी मोदी साहब और आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और अब ये कंट्रोल नहीं हो पा रही। क्या इंडियन स्टैब्लिशमेंट जो है वो मोदी साहब को फर्क करना चाहती है? बहुत बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ हम आज के वीलाग में रोशनी डालेंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक होगा, उसको टच कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी करे, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई पाकिस्तान तो हमें लाइव देखता है 24 घंटे, हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये कहा है उनके वाइस चीफ ने। वाइस चीफ कौन है, इनकी क्या बेसिकली जिम्मेदारियां होती हैं, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया में, आपको ये भी इसके अंदर डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे वो कौन सा पॉइंट था जहां पे इंडिया को लगा कि भाई अब तो हथियार डालने ही पड़ेंगे। पॉइंट में आपको बता देता हूं, डिटेल चौसा बताएंगे कि नरेंद्र मोदी गौ मूत्र पी रहे थे और पाकिस्तान ने जब लाइव रिपोर्ट दी तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब तो हथियार डालने ही यार प्लीज, पड़ेंगे। अल्लाह का वास्ता मूत्र निकाल यार इसमें अच्छा से चले जो हो जी, गया सर। निकाल दिया। ठीक है, इंडिया का निकाल दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं जी स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ के जी। इंडियन डिप्टी चीफ जो हैं उन्होंने जो एतराफात किए हैं, इसके बाद उनका अपना मोराल कहां जाएगा और ये मानने के बाद क्या अपनी गवर्नमेंट उन्हें छोड़ेगी? डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब डिप्टी चीफ उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। और इंडिया के अंदर जो डिप्टी चीफ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम बनाया था नेहरू साहब के दौर में। और सिस्टम ये था कि जब वो एक आर्मी चीफ बना देते हैं तो उनके साथ एक डिप्टी आर्मी चीफ बनाते हैं। और ये वो डिप्टी आर्मी चीफ होता है जिसने बाद में आर्मी चीफ बनना होता है। ओके। तो आप ये समझें कि आर्मी चीफ इन प्रैक्टिस या इन वेटिंग, हम्म। या आप ये समझें कि शेडो आर्मी चीफ शेडो होते शेडो ऑलमोस्ट आर्मी चीफ। हैं। और जहां पे भी आर्मी चीफ जाता है डिप्टी चीफ भी वहां पे जाता है। हम्म। जिस मीटिंग में आर्मी चीफ बैठता है तो डिप्टी चीफ भी साथ बैठता है, ताकि वो सारे मामलात को अंडरस्टैंड कर सके। और इस तरह उनके पास 6 साल का टेन्योर होता है। ओके। 3 साल जो चीफ होता है वो, और हम्म। उसके साथ एक डिप्टी चीफ होता है जो 3 साल का होता है। तो उस तरह आप ये समझें कि 6 साल का एक मैकेनिज्म वो क्रिएट करते हैं, ताकि जो पॉलिसी हैं वो जारी और सारी रहें, ठीक किसी है। जगह पे कोई इशू ना हो और पॉलिसियां चलती रहें। हम्म। तो ये उनका एक फार्मूला है। लिहाजा इनका डिप्टी चीफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली आने वाले दिनों में चीफ बन जाना है हम्म। और इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल अब कल एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फोरम पे एक मीटिंग थी। वहाँ पे एक टॉपिक था जिसके ऊपर डिप्टी चीफ बोल रहे थे। टॉपिक मौजू जो था वो बहुत ही मज़े का था। वो था न्यू एज इन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ या न्यू एज ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़। इससे पहले जो था वो सूरत हाल ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी कंपैरिजन किया जाता था तो नंबर्स और हथियारों पे किया जाता था। कहा जाता था जी इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, पाकिस्तानी फ़ौज इतनी बड़ी है और उनके पास ये वेपन्स हैं, इनके पास ये वेपन्स हैं। हम्म। हमेशा कंपैरिजन ये किया जाता। फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि इस लड़ाई के दरमियान जो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो उसके बाद अब इंडिया के अंदर डिबेट शुरू हो गई है कि हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा बड़ी फ़ौज भी नहीं चाहिए, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है। हम्म। तो वो एक डिबेट वहाँ पे स्टार्ट हुई है। और ठीक है। उस डिबेट का ये हिस्सा था कि जिसके अंदर डिप्टी चीफ साहब ने वहाँ पे खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की। हम्म। अब जो गुफ्तगू है उसके 3 हिस्से हैं जो ज़ाहिर है अब हम यहाँ पे बहस भी करेंगे। हम्म। पहला हिस्सा तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमें मार पड़ गई, हम्म। पाकिस्तान से मार पड़ी है। और ये फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म से तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने हमें फेंटा लगाया है। हम्म। और अब उस फेंटे की वजूहात वो बयान कर रहे हैं। उसके बाद यानी पहली मरतबा स्टैब्लिश हुआ है कि फ़ौज ने, इंडियन फ़ौज ने फेंटा तस्लीम कर लिया है।
सरेंडर तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान की सुपरमेसी को उसने मान लिया है और ये मान लिया है कि पाकिस्तान का गलबा था सारा। सही। अच्छा चौधरी साहब, उसके पहले बाद मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जयशंकर साहब ने पहले माना कि अमेरिकन कॉल आई हुई थी, मैं मौजूद था और उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही थी, सॉरी जेडी वैंस से बात हो रही थी और मैं वो सब कुछ सुन रहा था। इधर से इनका ये बयान आ जाना कि भाई पाकिस्तान, अब थोड़ी डिटेल आप आगे बताएंगे किस किस तरह से ये मान रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने देख रहा था, तो ये चीज ये अब क्यों मान रहे हैं और पहले क्यों नहीं मान रहे ये थे? फटा था ना, बेसिकली इनका फटा चल रहा था। अब वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि पाकिस्तान ने किस तरह लाइव जो लोकेशंस हैं और जो किया और जो पाकिस्तान ने कमाल किया है, वो वैसे अब तो है तो सीक्रेट ही, लेकिन मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ जितना बता कि सके उतना पाकिस्तान बता ने दें। किया क्या वैसे कमाल कमाल जो था। अब अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ना वो कितनी इफेक्टिव है, जो मोदी को, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया हुआ है। मोदी को भी देख रहे खबरदार जो आपने ये बात की है। थे। अच्छा, बहरहाल अब उसने कहा जी कि दो तीन चीजें। एक तो उसने कहा कि जब भारतीय फौज मूव कर रही थी तो पाकिस्तान उसको लाइव देख रहा था हम्म। और ये जो लाइव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है ये चाइना की है, चाइना। जबकि ये बात गलत है। पाकिस्तान ने चाइना से ये टेक्नोलॉजी नहीं ली थी, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज से, और अपने रिसोर्सेज ये हैं कि बाकायदा पाकिस्तान के पास सैटेलाइट भी था जिसका अच्छा। दुनिया को पता ही नहीं था, और ये हमने चाइना के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका ख्याल ये था सब दुनिया को कि शायद ये उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। हम्म। एक तो ये चीज़ है। उन्होंने कहा जी वो जब डीजीएमओस के दरमियान रब्ता हुआ तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने हमें ये तक बताया कि आपकी फ़ौज कहाँ कहाँ खड़ी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह मूव कर रही है। इस ठीक हद है। तक पाकिस्तान को पता था कि हम्म। वो लाइव हर चीज़ को देख रहे थे। और ये बात है 9 और 10 की। 9 और 10 की। ठीक तो है। कहने लगा जब ये और डीजीएमओस का आपस में रब्ता हुआ और जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा तो हम सरप्राइज हो गए कि पाकिस्तान इस हद तक हमारे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, उसको हर चीज़ का पता है कि इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा देखिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, कहाँ कहाँ मूव हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ देखे मूव हो जा रहा रहे है, थे। देखे जा रहे हैं। साथ उन्होंने कहा जी ये चाइना की वजह से हुआ है और अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान के पास शायद ये टेक्नोलॉजी ना होती, तो उसने पाकिस्तान की फतह को थोड़ा सा चाइना के हिस्से में डाल दिया। बाकी उसका ये कहना था कि हमने एक मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी, हमने 3 मुल्कों के साथ लड़ी है। चाइना, पाकिस्तान और टर्की तीनों मुल्क जो थे वो इकट्ठे थे एक जगह पे। हम्म। सरहद एक थी लेकिन दूसरी साइड पे दुश्मन 3 था। हम्म। तो ये बस अजीबो-गरीब सी है। जैसे उसने कहा कि एक पंजाबी की कहावत है, उसने कहा कि मैं चोरी कर रहा था, हम्म। मैं और मेरा वालिद जो थे वो दोनों अकेले थे और जो दूसरा था वो और डांग 2 थे, यानी वो और डंडा 2 थे। तो उसने वो जो डंडे हैं ना उनको ठीक भी है। उसने बंदे कंसिडर किए हैं, मुल्क कंसिडर किए हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, हमें सस्ता मिला, हमने ले ली हम्म। और बाकी उसको जोड़ जाड़ के हमने इस काबिल बना लिया कि हम अपना मामला चला सकते थे। नॉन टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी ना, टेस्ट ही नहीं हुई नॉन थी। टेस्ट कभी J10 ने किसी जगह पे कोई त्यारा नहीं गिराया था आज तक। हम्म। और पाकिस्तान वाहिद खरीदार था, दुनिया खरीदती नहीं थी, वो कहते थे चाइनीज जहाज हैं गिर जाएंगे 2 नंबर होंगे। हम्म। पाकिस्तान ने वो जहाज खरीदे थे और पाकिस्तान ने उसको टेस्ट किया। ये वैसे उनके डिप्टी चीफ ने भी तस्लीम किया कि जी ये लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल किया चाइना ने। भाई लेबॉर्ट्री की तरह चाइना ने इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और हम्म। पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम चल सकता तो राफेल तो दुनिया का सबसे बेहतरीन त्यारा था। हम्म। फिर तो आपको पूरे पाकिस्तान की एयरफोर्स का की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए थी। आप हम्म। तोड़ नहीं सके, आपके जहाज बैठे बैठे ही उड़ गए, खत्म हो गए, मारे गए यहाँ हम्म। पे भी, और आप कंट्रोल नहीं कर सके उनको। 2 दिन तक तो एयरफोर्स नहीं उड़ा सके। एयरफोर्स 2 दिन और अपने जहाज 300 किलोमीटर पीछे ले गए थे वो सेंटर हम्म। में। तो वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने हम लोग इंपॉर्टेंट हैं और हम्म। जितना हम इसको सोच सकते हैं, जितना हमें वार थिएटर का अंदाजा है, जितना अच्छा हम साहब, वार को अंडरस्टैंड कर सकते इसमें हैं। एक चीज मुझे बताइएगा कि वो कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान के पीछे था, ये चाइना पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। इंडिया के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, हाँ वो देखे ना, फ्रेंच टेक्नोलॉजी है। S-400 रशिया का, हम्म। राफेल त्यारे फ्रांस के, हम्म। अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी उनके पास, हम्म। और उसके इसराइल की टेक्नोलॉजी। इसराइल के अपने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, 150 बंदा था और बड़े ब्रेन थे जो इंडिया में आके बैठे हुए थे और जो ड्रोन्स को चला रहे थे, उड़ा रहे थे और साथ साथ इंडिया की मदद कर रहे थे, स्ट्रेटेजी बना के दे रहे थे स्ट्रेटजी अपनी। बना के दे रहे थे। वार हम्म। स्ट्रेटजी तो इसराइलियन थी हम्म। और वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। इस तरह जो तो साहब हमने तो फिर आधी दुनिया से जंग लड़ी है। प्रॉपर बड़े मुल्कों के साथ। हम्म। और अमेरिका शुरू में सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। ये तो बाद में जब उसको फेंटा लगा तो उसके बाद अमेरिका पीछे हटा और उसे कहा कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का। हम्म। तो वो अगर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की तो इतनी मदद की कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी ली और वो तो ओपन थी, आप भी खरीद सकते थे, इंडिया भी खरीद सकता था। बिल्कुल।
दूसरा ये है कि टर्की का वो कहते हैं कि ड्रोन्स है, जो ड्रोन टर्की के इस्तेमाल हुए वो पाकिस्तान ने खुद बनाए हुए हैं। बड़ी मजे की बात बताता हूँ, अच्छा। पाकिस्तान में बाकायदा ड्रोन्स की फैक्ट्री है, ओके। बल्कि ज्यादा फैक्ट्रीज, 3 हम्म। किस्म के ड्रोन्स पाकिस्तान में बनते हैं। हम्म। और उसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो टर्की का है और हम्म। दूसरा कंपोनेंट पाकिस्तान का है। ओके। इंजन बड़ा का मजे का आपको मैं बताता हूँ, इंजन चाइनीज है हम्म। और वो CD70 जो होता है ना, जो आम मोटरसाइकिल होता है उसका इंजन है, $1000 में मिलता है। अच्छा। और पाकिस्तान ने उस इंजन को इस्तेमाल किया, मैं ओपनली आपसे बात करता हूँ कि अच्छा। उस इंजन को इस्तेमाल किया। सॉफ्टवेयर जो है वो टर्किश थे और हार्डवेयर पाकिस्तान के अपने हैं। हम्म। पाकिस्तान ने खुद बनाए, तो जॉइंट वेंचर है साहब ये तो फिर। जॉइंट वेंचर है, हम्म। बिल्कुल जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और हम्म। पाकिस्तान अपने ड्रोन्स खुद बना रहा है। हम्म। वहां से तो इंपोर्ट हो ही नहीं रहे टर्की से, हम्म। ये पाकिस्तान के अंदर है। और इंतहाई तो सस्ती टेक्नोलॉजी। सस्ती टेक्नोलॉजी में, हाँ जी। और रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रोन्स बन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन भी बनाया, पाकिस्तान के नौजवानों ने बनाया कि ऐसा होता है कि जैसे जो इसराइली ड्रोन थे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उन्होंने, हम्म। तो ऐसा था कि पाकिस्तान ने उनकी कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी पीछे से। जब हम्म। कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी तो उड़ते रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर गिरना है। अब उनका जो हदफ है वो ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है। अल्टीमेटली उनकी बैटरीज ख़त्म हो जाती थी तो वो नीचे गिर जाते थे, या नीचे आ हम्म। जाते थे तो उसको ये आर्म राइफल से उसको हिट कर देते थे, या खेतों में गिर जाते थे, ऐसा ही था ना। हाँ जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा ड्रोन बनाया कि जब उसकी कम्युनिकेशन कट हो जाती है तो वो वापस आ जाता है, अच्छा। वो आगे नहीं जाता, गिरता नहीं है, ठीक वो है। वहीं से मुड़ेगा और जहां से उड़ा था वहां वापस आ जाएगा। ओके। तो ऐसा ड्रोन भी है पाकिस्तान के पास और ये पाकिस्तान ने खुद बनाए हुए हैं, कोई ठीक है। उसके अंदर नहीं, कोई टर्की से नहीं आया ड्रोन, लेकिन जो ये सब बल्कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा अब है। एक चीज देखें, पाकिस्तान ने कभी चेस्ट थंपिंग नहीं की, पाकिस्तान ने कभी शोखियां नहीं मारी। हर चीज हमारे सीने के पास ये साथ है, छुपा के रखी, छुपा के रखी, और कभी दुनिया को नहीं कहा कि कभी हम दुनिया ये का कर बता। देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरा DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी आपने देखा होगा, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया, हम्म। यानी 90 से लेके 85% टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल ही नहीं की अभी इस्तेमाल तक। ही नहीं की, तो बिल्कुल। वो पाकिस्तान इस मामले में बहुत आगे है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कन्वेंशनल वॉर में हम वेपन्स के साथ नहीं जीत सकते, क्योंकि इंडिया के पास वेपन ज़्यादा है। हम्म। तो हम तो टेक्नोलॉजी से और हौसले से जीत सकते हैं, तो हौसला हम्म। ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो हम्म। पाकिस्तान ने सिर्फ उसके ऊपर काम किया। तो अगर उनके डिप्टी चीफ की ये बात मान ली जाए कि जी वहाँ 3 मुल्क थे, तो भाई आपके पास तो 6 मुल्क थे, हम्म। कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी। हम्म। तो अगर आपने को पहाड़ तोड़ना था तो तोड़ लेते आप। तो वो मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, हौसले का है। और दूसरा ये है कि जो वार स्ट्रेटजी चेंज हो गई है उसका है, पाकिस्तान ने चलो वार साहब, एक वार फर्क है, टेक्नोलॉजी तब्दील कर दी थी। एक फर्क है नंबर ऑफ वेपन और दूसरा एक्यूरेट वेपन। एक्यूरेट वेपन, ठीक है ना, हमारे पास थोड़े से, एक्यूरेट वेपन था, कम था लेकिन एक्यूरेट वेपन था। और ये भी थोड़े थे जो हमने तो ऐसा इस्तेमाल किए। कसम से मैं बताऊं, मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं आता कि थोड़े थे। मैं सही बताऊं, मुझे नहीं, लगता है जो भी है हम काम नहीं क्या है ना, बताएंगे कभी भी कितना जो भी होगा, ये नहीं बताएंगे, जो भी है थोड़े काम नहीं क्या है ना, है। जो भी है काम क्या है ना। काम के, हाँ, काम के काम जरूर क्या है है, ना, हाँ जी। लेकिन मुझे मेरी अपनी ये फीलिंग है कि बहुत कुछ है जो पाकिस्तान नहीं बताता। अब वो इसके साथ साथ तो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो अल फतेह है ना मिसाइल, उसने कमाल किया है, वो उसने तस्लीम किया है कि अल फतेह मिसाइल जो है वो ठीक उन्होंने हाँ इस्तेमाल जी, किया है। फतेह 1 फतेह 2 जो फतेह यूज 1 हो। और फतेह 2, अब देख ले इसका कमाल, देख लो। अभी तो दूसरे मिसाइल तो हमने चलाए नहीं है। हम्म। जो हमारा जो मिसाइल्स हैं अंडोमान आइलैंड्स तक जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। ठीक है। वो काला पानी होता था ना, वो हम्म। अंडोमान्स हैं, आइलैंड्स हैं, बहुत जिसे दूर वो है। सजाए काला पानी बोला जाता था। जैसे काला पानी कहते थे, वो बंदे ठीक को है। वहां भेज देते थे, वहां कैद खाना था, जेल थी। हम्म। वहां से सिर्फ उसकी लाश ही वापस आती थी, बस ठीक उसका है। मतलब ये था। काल कहते हैं मौत को, हम्म। तो काले पानी का मतलब ये है कि मौत का पानी। ठीक है। तो हिंदी में काल मौत को कहते हैं। तो ओके। काला ये ब्लैक नहीं है, अच्छा। ये डेथ है। ओके। तो जो सजाए मौत होती थी उनको वहां पे जजीरे में छोड़ आते थे। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने अपने वेपन्स रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, तो पाकिस्तान के मिसाइल वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना सारी, ये मैं आपको बड़ा मज़ेदार आपको बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने किया क्या। ये देखें, ये जो आज आज का दौर है ना सोशल मीडिया का, हम्म। तो सोशल मीडिया का जो दौर है उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हर आदमी जो है वो तो एंकर है उसके अंदर, उसके पास मोबाइल फ़ोन है वो। तो इनकी बहुत सारी ऐसी साइट्स थी जहाँ से इनके जो चीज़ें निकलती थी, तो फौरी तौर पे वहाँ के लोकल लोग जो थे वो उसकी वीडियो बना के अपलोड करते थे कि यहाँ देखें ये हो गया हुआ, पाकिस्तान उससे एनालिसिस कर लेता। तो बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि आप याद करें, हम्म। जो S-400 है ना, हम्म। उसको बचाने के लिए इंडिया ने बड़ी कोशिश की। वो हम्म। करता ये था कि रोज़ दिन के वक्त ट्रकों में उसको लाद के ले जाते थे हम्म। और ये इंप्रेशन दिया जाता था कि यहाँ से उसको मूव कर दिया गया। तो ठीक अब है। वो उधमपुर में नहीं है, ठीक ओके। है। तो उसके बाद रात को दोबारा वापस ले आते थे ठीक है। और दोबारा लगा के इंस्टॉल कर देते थे। वो ज़ाहिर है वो गाड़ियों के अंदर होता था। हम्म। तो उन सब का ख्याल ये था कि हमने पाकिस्तान को
धोखा में रखा हुआ है। वो सब तो पाकिस्तान ये समझेगा यहाँ से जा चुका है, जबकि हमने रखा हुआ वहीं पे है। लेकिन पाकिस्तान की चालाकी देखें आप, जब वो दिन को जाता था तो वो ज़ाहिर नज़र आता था, सबको पता चल जाता था। लेकिन जब वापस आता था तब भी पाकिस्तान ने नज़र रखी हुई थी कि ये वापस भी आ रहा है। और लाइव तो तो वैसे ही इसको देखा। इसको पता था कि वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, और ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान इस हद तक अंडरस्टैंड करता है। दूसरा, पाकिस्तान का अपना जासूसी सिस्टम बड़ा तगड़ा है, और इनकी बहुत सारी वेबसाइट्स थी, जो इनकी कम्युनिकेशन थी वो हैक हुई थी। इवन इनके जर्नलों की एयरफोर्स और आर्मी के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो पाकिस्तान ने हैक की हुई थी। तो वहाँ पे पता चल रहा होता था कि किधर क्या चल रहा है। जो ईमेल से एक दूसरे को करते होते थे उससे, तो पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे लोग हैं जो इंडिया के बहुत एक्सपर्ट हैं, उन सबको पता है कि कहाँ पे कौन सी यूनिट काम कर रही है। और बल्कि ऐसे लड़के भी हैं यहाँ पे कि किसी का मैं इंटरव्यू भी किसी वक्त करूँगा, और आप देख के हैरान ही रह जाएंगे कि इंडियन आर्मी के बारे में शायद इंडियन को नहीं पता इतना, या इंडियन आर्मी को नहीं पता जितना लड़कों को पता। अच्छा। एक एक चीज़ अजबर रखी हुई है उन्होंने, एक एक रीजन को उन्होंने प्रॉपर रीजन्स को डिवाइड करके लोग डेवलप किए हुए हैं जो वहाँ पे उनकी मूवमेंट्स चेक करते और ये रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं। ये हमारे से एक्सपर्ट्स हैं, वो फ़ौरन पता कर लगा देते हैं कि क्या। अच्छा, इंडिया ने जंग की तैयारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी, ये भी बात है। उसकी वजह ये है कि जब भी जंग स्टार्ट होती है तो फ़ौज सबसे पहले खून इकट्ठा करती है, ब्लड इकट्ठा करती है। अच्छा। ये एक बड़ा टेस्ट होता है। ओके। उसकी वजह ये होती है कि जब ज़ख्मी होते हैं लोग तो उनको ब्लड चाहिए होता है, ब्लड चाहिए। तो आपके पास ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी ने ब्लड ही इकट्ठा नहीं किया था, इसका मतलब ये था कि फ़ौज नहीं लड़ना चाहती थी, ओके। और जो कुछ था पॉलिटिकल था मामला, और वो आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि इनकी आपस में क्या दुश्मनी हो रही है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हमारी आर्मी है ना, इसने अब बाकी सारे चैप्टर क्लोज करना शुरू कर दिए। अब ये ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा करेगी उसकी सपोर्ट के गवर्नमेंट के पीछे खड़ी रहे, ना ये अपोजिशन के रहेगी, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन्होंने सब चैप्टर क्लोज करके ना सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस इंडिया पे कर दिया, क्योंकि इन सबको पता है कि इंडिया किसी वक्त भी कोई गड़बड़ कर सकता है। तो हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, और बाकी चीज़ें जो है ना लेकिन जो फौज सब यहाँ एक सवाल ऑफलोड है, करती जाएगी। पाकिस्तान की जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस है या कोई और भी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, जब भी वो कोई ऐसी हरकत करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे, तो क्या पाकिस्तान को उसी वक्त पता नहीं चल जाएगा, फिर कुछ शरारत करने लगे? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है, डेफिनेटली पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे मैं वैसे एक अजीब वाक़या आपको सुनाता हूँ, ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है। वाक़या ये है कि एक ना हनी ट्रैप्स होते हैं, जो हनी ट्रैप्स होते हैं ना, जो तो पाकिस्तान भी हनी ट्रैप करता रहता है वहाँ पे, और वो भी हनी ट्रैप करते रहते हैं। तो फ़ौज के अंदर एक ऐप है, मसलन उसके ये है कि अगर आपके किसी जगह फंस जाएं आप, तो वो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि खुद एतराफ़ कर लें आप। जब आप खुद, हमराज शायद उसका नाम है, तो जब आप खुद एतराफ़ कर लेते हैं तो फिर आपको सज़ा नहीं मिलती, या फिर कम सज़ा मिलती। लेकिन अगर आप पकड़े जाएं तो फिर आपको कोर्ट मार्शल हो जाता है, फिर आपको सज़ा हो जाती है। तो उसमें उन्होंने ना, कोई इंडियन आर्मी के कुछ लोगों ने ना, हमारे जो कैडेट्स थे उनको उन्होंने कर लिया, हनी ट्रैप कर लिया, और उन लोगों ने खुद ही बता दिया कि अपने सीनियर्स को कि जी हमारे साथ ये धोखा हुआ है और हमारी गलती है। तो उनको माफ़ कर दिया गया। अब ख़तरा ये था कि कहीं इंडिया उनको रिलीज़ करना ना शुरू कर दें, जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती होनी थी। तो उस ज़माने में ना ये जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा गया कि इसका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा जी 2 दिन दें मुझे आप, तो 2 दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद 2 दिनों में जो एक उन्होंने वीडियो मेरा ख़्याल चढ़ा दी थी, शायद कुछ चली भी थी वीडियो, और उसके बाद वो वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया से गायब हो गई। तो उनसे पूछा गया जनरल फैज़ हमीद साहब के से कि आपने ये क्या किया? उसने कहा जी कुछ नहीं है, ये उनके पास अगर कैडेट्स की है तो हमारे पास उनके जर्नलों की। तो हमने उनसे कहा कि लो फिर आ जाओ, अगर ये मुकाबला करना है। तो उसके बाद वो पीछे हट गए। अच्छा। तो ये इस टाइप की जो है ना वो यानी पाकिस्तान इस मामले में बहुत, पाकिस्तान ने पिछले 75-76 सालों में अगर कोई काम किया है तो इंडिया पे किया है। ठीक है। और इंडिया को एक-एक चीज़ को, एक-एक नस को, इनकी मूवमेंट्स को, इनकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है पाकिस्तान, और हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के लोग हैं वो। ठीक तो है। वो ये जो चीज़ है ना कि आप ये समझ रहे होंगे कि जी इंडिया कोई पाकिस्तान को शिकस्त दे सकेगा या डैमेज कर सकेगा, ये तो इंडिया बात भूल जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने अगली जंग का भी फैसला कर लिया हुआ है। पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम अगर जंग हुई तो ये इंडिया के जो इकोनॉमिक नर्व्स हैं उनके ऊपर अटैक करेगा अच्छा। पाकिस्तान, और सिविलियन आबादी को बिल्कुल टच नहीं करेगा।
लेकिन जहाँ जहाँ इनके बिजनेसेस हैं ना वो सब उड़ जाएंगे। ये जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं वो जाएगी, जो अगर ये जहाज़ बना रहे हैं तेजस हैं उसको उड़ा दिया जाएगा। फिर ये यहाँ पे टैंक्स बना रहे हैं, अपने जो तोपें बना रहे हैं, जो बाहर हथियार बना के बेचते हैं वो है। इसके अलावा इनके जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं जहाँ पे इनकी मेट्रोज बन रही हैं, ये आपको पता है, ये अब इन्होंने डब्बे भी बनाने शुरू कर दिए ट्रेन के। ठीक है। तो वो है। इसके अलावा इनके जो हार्डवेयर्स हैं जहाँ पे पानी के वो है रेजरवायर्स हैं, फिर बिजली का सिस्टम है, फिर इंटरनेट का सिस्टम है। ये सारा का सारा पाकिस्तान ने हिट करना है नेक्स्ट। पाकिस्तान ने पूरी प्लान किया हुआ है कि और ये वो बिजनेसमैन है जो मोदी के सपोर्टर्स हैं। जो म्यूजिक और ये सारे के सारी ज़ाहिर बिजनेसमैन है। 234 बिलियनर हैं, तो 234 बिलियनर नहीं रहेंगे उसके बाद। ठीक ये है। पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है कि अगर अगली जंग हुई तो हमने ये जो इनके इकोनॉमिक नर्व्स हैं उनको डैमेज कर देना। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कसर अगली नहीं दफा ये हरकत करेंगे तो ये कोई कसर कसर नहीं नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे, क्योंकि इस मरतबा तो हो गया है। इस मरतबा ज़ाहिर इंडिया की तरफ से हुआ है। अगली मरतबा जब होगा तो पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ जाएगा जी। अभी तो हमने तैयारी की नहीं थी, अभी ठीक तो है। चंद दिन थे हमारे पास। उस चलो। दौरान आप देख लें पाकिस्तान फौज ने क्या क्या कमाल किया। तो एक तो मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का जो एतराफ़ है उसने पाकिस्तान फौज को जिंदाबाद कर दिया और तस्लीम कर लिया उन्होंने कि वाकई पाकिस्तान जीत गया कि हमसे और बेटर फौज है। हमसे बेटर फौज है। लेकिन वो ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई जवाब पेश कर रहे हैं कि जी चाइना ना होता या टर्की ना होता तो हम पाकिस्तान को निबड़ लेते पाकिस्तान से। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा जमीन टेढ़ी नजर आ रही है। हम भी कहते हैं कि जी आपके पास इसराइल ना होता, आपके पास अमेरिका ना होते, आपके साथ रशियन टेक्नोलॉजी होती, देखते हम करते क्या आपके साथ। लेकिन टेक्नोलॉजी भाई का साहब यकीन माना ये चीज इनके पास ना होती ना, ये गुलेलों से लड़ रहे हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हमारा। अब आप एक चीज देखिए कि कुछ अरसा पहले और अभी, मतलब पिछले 1.5 माह के अंदर अगर आप देखें तो इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत की फौज इल्जाम लगा रही है अपने सियासतदानों पे, और सियासतदानों ने वो तमाम चीजें एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं कि जैसे शर्मिंदगी हो उनकी अपनी ही फौज को। जहां पहले ये एकजुट होकर बैठे थे या इकट्ठे बैठे थे, जंग के बाद वो जिसे कहते हैं ना सब कुछ खत्म हो गया है, इत्तेहाद आपस में खत्म हो चुका है। अब बहाने बनाए जा रहे हैं। अब बहाने बनाने के लिए आपको किसी न किसी को मोर्द इल्जाम ठहराना पड़ता है कि मैं नहीं हारा, वजह तो ये थी। अब ये डिटेल से आपको टॉपिक बताएंगे कि जो जंग हो रही है फौज की और हुकूमत की, इंडियन हुकूमत की, ये है क्या और इसके अंदर सच्चा कौन है। अब इसके अंदर ना 3 शेड्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये ज़हन में रखें कि आरएसएस जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है इंडिया के अंदर, और बीजेपी जो उसकी पार्टी है। जो आप ये समझें कि एक मेन स्विच होता है ना जी, जैसे कि पूरे घर की बिजली है और उसके ऊपर एक आपका चार्जर लगा हुआ है। ठीक है। तो आरएसएस जो है ना पूरे घर की बिजली है और उसके ऊपर जो चार्जर है वो बीजेपी है। तो ठीक एक है। छोटा सा चार्जर है। तो आरएसएस तगड़ी है, और जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई इनका लीडर हो बीजेपी का, तो वो चल के आरएसएस के हेडक्वार्टर जाता है, जो उनका चीफ होता है उससे जाकर मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो चल के आए और इनके पास आए। मोदी ने बड़ा काम किया और वो तगड़ा हो गया, वो इतना तगड़ा हो गया कि आरएसएस से भी बड़ा हो गया। ओके। और आरएसएस के लीडर्स को चल के इसके पास आना पड़ता था और अब ये टाइम देता था उनको कि फ़लाँ टाइम पे आ जाए, फ़लाँ टाइम। तो वो जो मेन जो बिजली का सिस्टम है वो पाबंद हो गया, वो गुलाम हो गया चार्जर का। इसकी वजह से उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी और वो चाहते थे कि इसको कंट्रोल किया जाए, मोदी को रगड़ा लगाया जाए ताकि थोड़ा सा डिमोरलाइज भी किया जाए इसको, ठीक क्योंकि है। ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है और 75 साल इसकी उम्र भी हो गई है। तो ये कोई ना कोई तब्दीली करके अपने आप को ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना लेगा। तो एक फिनोमेना ये भी है, ऐसे एक एक फैक्टर इसके अंदर ये भी है। ओके। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है बीजेपी ने बाकी पार्टीज़ को उड़ा दिया था। बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुइज़्म पे बिलीव करती है, जो ये समझती है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर या इंडिया के अंदर किसी और मज़हब का बंदा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ये भी चल रहा था और बाकी पार्टीज़ जो हैं वो भी इनके ख़िलाफ़ हैं और वो भी चाहती थी कि कभी हमारा भी रिवाइवल हो, हम भी वापस आ सकें। तो दूसरा फैक्टर ये है। ओके। तीसरा ये है कि ये सारी जंग छेड़ी थी मोदी ने। हम्म। उनकी फ़ौज तैयार नहीं थी, कतन तैयार नहीं थी, और फ़ौज ये चाहती थी कि हमें टाइम चाहिए। इंडिया को जंग की तैयारी के लिए 45 दिन चाहिए होते हैं, और मोदी ने उन्हें कहा कि नहीं आप 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में तैयार हो जाएं। तो जंग ज़ाहिर है नफसियाती तौर पे फ़ौज उनकी तैयार नहीं थी जंग के लिए, तो उसकी वजह से भी क्राइसिस पैदा हुआ। अब ये जंग बुरी तरह हार गए। जब हार गए तो अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। अब सबसे पहले फ़ौज ने लगाना शुरू किया कि फ़ौज की बेइज्जती बड़ी हुई है।
और स्टैब्लिशमेंट तो फौज ही है, वो परमानेंट होती है, लीडर्स आते हैं चले जाते हैं, पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, फिर निकल जाती हैं। लेकिन स्टैब्लिशमेंट तो तगड़ी होती है और वो उसने कायम रहना होता है जब तक मुल्क है, उस वक्त तक स्टैब्लिशमेंट रहेगी। तो फौज को बड़ा ये महसूस हुआ कि ये हमारे गले में उस तरह की माला परो रहे हैं, तो इससे हमने अपने आप को बचना है। तो सबसे पहले जो आगाज़ किया था जनरल चौहान ने किया था, जनरल अली चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस जो इंडिया के, और सिंगापुर के अंदर उन्होंने ये मान लिया कि जी जहाज़ गिरे हैं, लेकिन उन्होंने अजीब सी मंतक दी कि जहाज़ गिरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जहाज़ गिरे कैसे हैं। भाई ठा करके गिरे, उसके अंदर कौन सा ठुस की आवाज़ आई थी, उससे गिरे। लेकिन वो बेसिकली उस मैसेज के ज़रिए ये बताना चाहते थे कि कसूर एयरफोर्स का ये हमारा नहीं है, सियासी लीडरशिप का है। तो अगर ये जहाज़ गिरे हैं तो इसके ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स हैं। तो बहरहाल ये पहला कतरा था बारिश का, जिसने ज़ाहिर है जलथल कर दी, हर चीज़ को हिला के रख दिया, गीला कर दिया। और इससे पहले उनके एयर मार्शल भारती जो थे वो ही बोल पड़े थे, उन्होंने भी ये तस्लीम किया था कि नुकसान जंगों में अंदर हो जाता है, तो जंगों में नुकसान तो हो गया हुआ है, लेकिन हमें कुछ और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसके बाद जो क्लैरिटी के साथ तस्लीम किया जनरल चौहान ने किया। फिर उसके बाद इंडोनेशिया में इनके एक डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, तो उन्होंने ये मान लिया कि जी हुकूमत ने हमें इख्तियार ही नहीं दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकें, जबकि वो मोदी तो कहता रहा था कि भाई मैंने इनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया, सेना कि जो को खुली मर्जी खुली छूट दे दी है कि जो तुमने करना है कर लो। लेकिन उस शिव कुमार ने कहा कि नहीं जी, सियासतदानों ने तो हमें कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने हमारे कहा हाथ कि बांधे हुए थे। हाथ बांधे हुए थे। चलो भाई 7 तारीख को हाथ बंध गए थे, लेकिन 9 और 10 को तो हाथ खुले हुए थे, आप कर लेते जो करना। बल्कि उस वक्त ही इन्होंने ब्रह्मोस मारे थे ना ये पाकिस्तान के सिविलियन आबादी के ऊपर, तो उस वक्त तो आपके हाथ खुल गए थे, चले आप उसी में कर लेते कोई कमाल। 7 तारीख को तो हो गया आपके साथ, हाथ साहब बंद गए 9 थे और 10 को जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था तो एयरफोर्स तो इनकी उड़ी नहीं, ये तो जाके बैठ गए, वापस बैठ गए, मिसाइल मारे और उसके बाद गायब हो गए। बिल्कुल सही। और 6 और 7 के बाद भी 2 दिन तक ये ग्राउंड थे। ग्राउंड थे। तो फौज ने इनके जो सियासतदानों के गले में बांधना शुरू किया हुआ है। तो एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जो तेजीज हैं वो 1983 से बन रहे हैं, और जो मिलते हैं वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, वो तो हमारे जो पास जहाज़ हैं उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते, और ऑर्डर भी लटके रहते हैं। उन्होंने कहा 48,000 करोड़ का ये मामला है, ऑर्डर्स हैं, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, तो कैसे करें। तो इस तरह ना एक फ़ौज ने इनके ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू किया हुआ है, और सियासतदानों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू किया। इसमें जयशंकर का जो बयान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जयशंकर ने कह दिया कि जी 3 राफेल तैयारे गिर गए हैं, और उस तस्लीम किया उसने। और साथ उसने कहा जी कि जो डीजीएमओ की गुफ्तगू हुई थी तो मैं वहाँ पे था, और उससे पहले उन्होंने कहा जी कि जब इनके डिप्टी प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन की जब जेडी वैंस की जब कॉल आई थी तो मैं उस वक्त भी मौजूद था। तो अब इन्होंने सियासतदानों ने फ़ौज के गले में डालना शुरू किया, फ़ौज ने सियासतदानों के गले में डालना शुरू किया। मुझे लगता है कि इस सारे मामले में मोदी की कैजुअल्टी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मोदी ने इंडिया के मुंह पे कालक मल दी है, और स्पेशली सारी आर्म्ड फोर्सेज जो इंडिया की उसमें, तो इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन फौज है, इंडियन नेवी है, वो मोदी पे बड़ी तपी हुई है। इसलिए वो बार बार बयानात दे के बताते हैं कि भाई साहब हारे हम नहीं हैं, इनकी वजह से हारे, इन बेवकूफ़ी की वजह से। और जो जैसे इसका बयान है कि 3 राफेल गिरे थे, ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है कि वो फौज को कह रहे हैं भाई राफेल तुम उड़ा रहे थे, हम नहीं तुम उड़ा उड़ा रहे। रहे थे, हाँ, ये तुम्हारा ठीक है, फॉल्ट है, तुम्हारा हमने फॉल्ट है करके हमने कह तुम्हें जहाज लेके देना था, तो हाँ। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज लेके तुम्हें दे दिया दुनिया के सबसे अब तुम्हें उड़ाना नहीं आता तो कसूरवार तुम हो। तो ये शंकर ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है। ये बाकी फौज ये स्टैब्लिश करना चाह रही है कि भाई हमारा मसला नहीं है, ये इनका मसला है। कम से कम तैयारी का मौका देते, फिर हमें खुल देते, फिर हमें बजट देते, फिर हमें पैसे देते, फिर हो सकता है हम कुछ कर लेते। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बड़ी गड़बड़ होने वाली है आने शो वाले साहब दिनों में। $86 बिलियन तो लग रहा है, और फौज को भी और भी चाहिए। पता नहीं। चलें, ठीक है। नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।